पिछली क्लास में हम एक प्रिंसिपल कर रहे थे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। याद है सबको? कोई कौन बताएगा व्हाट वाज ली चैटलियर प्रिंसिपल? हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ बैठ के बता दो। हाँ क्या था ली चैटलियर प्रिंसिपल? थोड़ा सा सोच के। अरे भाई गलत ही होगा ना, जो भी दिमाग में है इसके बारे में। ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल ऑन इक्विलिब्रियम, क्या कहता है ये? पढ़ के बता दो। हाँ स्टेटमेंट का मतलब क्या है? काउंटर एक्ट द इम्पोज चेंज। हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। तो मुझे इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कैसे काउंटर एक्ट करेगा? हाउ इट विल काउंटर एक्ट द इम्पोज चेंज? इधर इधर देखो इधर, कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हमने क्या दिया? हीट दी या ली? हीट दी ना। तो हीट देंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इस हीट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा ताकि जो हीट दी है वो खत्म हो जाए। ऐसा करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। तो अंडू दिस इफेक्ट, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हमने हीट दी, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उस हीट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा ताकि जो इम्पोज चेंज हमने किया वो कैंसिल हो जाए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये इक्विलिब्रियम किस तरफ गया? एंडोथर्मिक साइड, राइट? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ देयर इज एनी चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, then equilibrium will be shifted in such a way to forward or the backward direction so that it can counteract the imposed change. और इसी में हम लास्ट क्लास में कर रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इसमें मैंने, याद होगा, एक एग्जांपल बताया था, बाद में कुछ स्टूडेंट से मुझसे पूछा भी था, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और ये हीट था और हमारे पास ग्राफ दिया हुआ था परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, और ये था टाइम, और हमें इस तरह के 3 ग्राफ दे रखे थे, और टेम्परेचर था T1, T2, T3, और हमसे पूछा जा रहा था T1, T2, T3 में रिलेशन क्या। तो सबसे पहले ग्राफ किसके साथ है? प्रोडक्ट के अमाउंट के साथ। अमोनिया इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो किस टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक। टेम्परेचर ज्यादा तो ये बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम तो ये फॉरवर्ड जाएगी। तो अमोनिया सबसे ज्यादा T1 में था, तो T1 विल बी द लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर पर रिएक्शन विल बी मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, and more ammonia will be formed. ठीक है? और T3 जो था वो क्या होना चाहिए था? हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो जहाँ स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना, उसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इसमें अमोनिया सबसे कम है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन था लास्ट क्लास में करवाया था, समझ में आ गया होगा। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पर ही फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी फर्क पड़ता है। ऑन
extent of equilibrium and equilibrium constant, that is Kc. टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन. जैसे A प्लस B गिव्स C और ये हीट है, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? शिफ्टेड बैकवर्ड. अगर शिफ्टेड बैकवर्ड है देन लेस प्रोडक्ट मोर रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट का रेशो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो पहले से क्या हो जाएगा? कम. सो K इक्विलिब्रियम विल बी डिक्रीज्ड. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, in exothermic reaction K equilibrium will be decreased with increase in temperature. लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट दोनों ही इंक्रीज होंगे. Kf बाई Kb का जो रेशो है वो रेशो कम ज्यादा हो सकता है, पहले से ज्यादा या पहले से कम, बट Kf भी इंक्रीज होगा, Kb भी इंक्रीज होगा, बट दोनों का इंक्रीज डिफरेंट मैग्नीट्यूड से होगा. इस केस में बताओ कि Kf ज्यादा इंक्रीज होगा या Kb? क्योंकि रिएक्शन किस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है? बैक. तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये पहले भी लिखवाया था मैंने, दैट इंक्रीज इन Kb will be more than Kf. Kb और Kf क्या है? ये दोनों क्या है? रेट कांस्टेंट्स. और इनका रेशो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. F अपॉन क्या लिखा है? हाँ, Kc या Kp. K इक्विलिब्रियम लिख दिया ना हमने. K इक्विलिब्रियम का मतलब है आइदर Kp और Kc दोनों ही. ये हमने पहले भी किया था. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ Kf एंड Kb. यहां तक क्लियर है? और तो एक चीज दिमाग में रखना है, that increase in temperature will shift this equilibrium towards endothermic side. जिस तरफ एंडोथर्मिक हो रही है उस तरफ जाएगी. तो जब भी कोई क्वेश्चन सामने दिया हो ना, उसको देख के तुम पहले डिसाइड कर लो कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा. जैसे कि एक और एग्जांपल जो पहले भी किया था हमने, हाँ ये स्लाइड लिख ली सबने. So if it is A plus B plus heat, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, एंडोथर्मिक. तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हुई? एक्सोथर्मिक. इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिएक्शन कहां जाती? टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड. Shift this equilibrium to forward direction.
और इसका रिजल्ट क्या होगा? मोर प्रोडक्ट एंड लेस रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, एट न्यू इक्विलिब्रियम। और ये न्यू हो गया ना स्टेट इक्विलिब्रियम की, जब टेम्परेचर चेंज कर दिया। एंड दिस विल इंक्रीज Kp और Kc। Kf भी इंक्रीज हुआ, Kb भी इंक्रीज हुआ, बट इंक्रीज इन Kf इज मोर देन Kb। क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है वहां इंक्रीज ज्यादा होता है, उसके कांस्टेंट का इंक्रीज ज्यादा होता है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? तो यहां से तो जस्ट हमने प्रिडिक्ट किया कि कौन सा कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ या कम इंक्रीज हुआ, बट कितना हुआ? मान लो 25 डिग्री पर हमें के की एक वैल्यू दी हुई है और 50 डिग्री पर हमें के की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे हमें करना है? उसके लिए वेंट ऑफ इक्वेशन है। इधर मोबाइल जरा अंदर रख लें। वेंट ऑफ इक्वेशन, ये पता है इंपॉर्टेंट जो इक्विलिब्रियम है ना, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। अभी भी जो 25 को जेई का एग्जाम हुआ है उसमें आए हैं इस पे से क्वेश्चन। एक तो वो PCL5 वाला जो था है ना, उस टाइप का था, और थर्मोडायनामिक्स में से भी आए वही ग्राफ वाले क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक के भी अभी इन दिनों जो तुमने किए हैं उसमें से भी आए हैं क्वेश्चंस, बट क्लास में ध्यान से सुना होगा ना तो याद रहेगा। तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या थी? किसी भी रिएक्शन के लिए लॉग Kp बाय Kp2 बाय Kp1, इसका मतलब क्या है? T2 टेम्परेचर पर कांस्टेंट है Kp2 और T1 टेम्परेचर पर कांस्टेंट है Kp1। दिस विल बी डेल्टा H बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। अगर रिएक्शन गैसियस है तो हम Kp ले लेते हैं, लिक्विड है तो हम Kc ले लेते हैं, इसी फॉर्मूले में। डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लास्ट क्लास में यही हमने एंड किया था टॉपिक। डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। If forward reaction is exothermic, तो साइन ऑफ डेल्टा H क्या होगा? इतना तो सबको पता है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H का साइन नेगेटिव। If T2 is greater than T1, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव है, तो जो रेशियो है log Kp2 by Kp1 का, दैट विल बी नेगेटिव। If T2 is greater than T1, then log Kp2 by Kp1 will be negative। ये पॉइंट समझ में आया? और ये अगर नेगेटिव है मतलब log Kp2 माइनस log Kp1 अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? Kp2 is less than Kp1। ऐसा ही सोचा था ना अभी भी हमने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो ये कम हो गया Kp2।
कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी, बाकी चीजें तो फिर कांस्टेंट ही होंगी। तो यहां से log kp2/k1 निकाल के हम k का इंक्रीज निकाल सकते थे उसका एंटी लॉग करके, कि अगर kp1 इतना है तो kp2 कितना होगा। ये समझ में आया? मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की किसी भी टेम्परेचर पर वैल्यू अगर हमें दी हो, किसी और टेम्परेचर पर ये वैल्यू निकालना हो, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, बट हमें उस रिएक्शन का T1 टेम्परेचर पर डेल्टा एच पता होना चाहिए। T1 टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। ये क्लियर हुआ? दूसरा देखते हैं, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। ये स्लाइड सबने लिख ली? एक बार ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक और वो गैसियस स्टेट वाला खत्म हो जाए, उसके बाद फिर इस साल का जो पेपर आया है 24th वाला, उसमें जो +1 के क्वेश्चंस थे ना, उसको सेपरेट करके तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, जो भी +1 के टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए, ताकि तुम्हें ये तो कॉन्फिडेंस हो ना, जो हमने किया पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सॉल्व कर पाते हैं। हो गया? चलते हैं आगे। इफ, हाँ बेटे इधर पीछे लिख लिया क्या? इफ रिएक्शन इज endothermic, then delta H will be positive. अब इसमें देखें, if T2 is greater than T1, डेल्टा H पहले से ही पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये जो रेशो है पॉजिटिव हो जाएगा। That means Kp will be greater than, Kp2 is greater than Kp1। और हमें पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी ज्यादा हो जाएगा। राइट? अच्छा, इसमें क्या है, डेल्टा H की अगर वैल्यू अगर हमें जूल्स में दे रखी है, जूल्स पर मोल, तब R की वैल्यू हम लेंगे 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और अगर ये H की वैल्यू कैलोरीज में दे रखी है, तो R की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, या अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2। तो इस फॉर्मूले में R की दो वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, ये इसके अकॉर्डिंग यूनिट होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। R की यूनिट डेल्टा H की यूनिट के अकॉर्डिंग होगी। बाकी जगह पर हम R को 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर की तरह लेते हैं, Kp, Kc, RT, डेल्टा Nj में, पर यहाँ इस यूनिट में लेंगे डेल्टा H के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है? इसका एक एग्जांपल करते हैं। हाँ लिखे सबने? देखिए इधर, when liquid water is in equilibrium with gaseous water, ये याद होगा, ये सिचुएशन हमने किया था कि when we have taken a liquid in closed container, और यहाँ मैनोमीटर लगा दिया था हमने, पहले वेपर्स आई, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, थोड़ी देर के बाद बैकवर्ड शुरू हो गई, इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम आने पर इस मैनोमीटर की जो रीडिंग थी उस प्रेशर को हमने क्या कहा था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।
और ये था उस स्टेज में इक्विलिब्रियम। और इस स्टेज पर याद करो, व्हेन प्योर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम with its gaseous state, तो concentration of liquid will be taken constant. तो यहाँ Kp will be pressure of water, gaseous water, यही होगा। और इस प्रेशर ऑफ वाटर को हम क्या कह सकते थे? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। दिस प्रेशर ऑफ वाटर इज बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हाँ जी। So at T1 temperature, if vapor pressure is P1 and at T2 temperature vapor pressure is P2, हमारी वेंट ऑफ इक्वेशन में log Kp2 by Kp1 की जगह हम क्या लिख सकते थे? log P2 by P1। और डेल्टा H को इस रिएक्शन में क्या कहेंगे? डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ही कहते हैं ना जब एक लिक्विड वेपर स्टेट में जाता है, बाय 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। यहाँ P1 क्या था? T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर। P2 क्या था? T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर। दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का रिलेशन है। तुम्हें याद होगा एक चीज बताई थी मैंने कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, पर कितना इंक्रीज होगा यहां से निकाल सकते हैं ना। इसको क्लासियस-ट्रैपियन इक्वेशन कहते हैं। फॉर वेपर प्रेशर बेसिकली वेंट ऑफ इक्वेशन से डिराइव हुई ना। This is Clausius-Trapezion equation for vapor pressure. मुझे एक चीज बताएं, इस रेशियो में Kp की जगह हमने प्रेशर का रेशियो लिया, ये समझ में आया? Whenever a pure liquid is in equilibrium with its gaseous state, तब प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ जाती है। Clausius, Clasius, Clausius, Clapreyon, Caprion equation। और तुम्हें याद होगा किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, दैट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो इफ T1 इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, then P1 will always be 1 atmosphere। तो अगर हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर मान लो कि 100 डिग्री जैसे वाटर का होता है, 373 केल्विन पर प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। अगर हमें इसका 400 केल्विन पर प्रेशर निकालना होता, P2 निकालना होता, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते थे ना। तो हमें डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इन दैट केस विल बी गिवन। तो एक प्रेशर हमेशा हमें पता होता है, उस लिक्विड के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर हमें हमेशा पता होता है। किसी और टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो निकालना हो वेपर प्रेशर, तो इस इक्वेशन से निकाला जा सकता था। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, हम एक टर्म कहते हैं एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर चेंज करने से तो एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज होता है, साथ ही कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन में क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम ज्यादा होते जाएंगे, बट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वही रहेगा, बाकी सारे चेंजेस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहता है। ये लिख लिया। अब अगला आता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। याद रखिएगा, प्रेशर का इफेक्ट तभी होता है जब गैसियस कंपोनेंट्स हो। ये बताया प्रेशर से गैस ही अफेक्टेड होती है। और हाँ नहीं, अगला तीसरा इफेक्ट है। पहला हमने किया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा हमने किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज तीसरा इफेक्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम कंसंट्रेशन वही रख रहे हैं, मतलब मोल चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर वही रख रहे हैं और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, देयर मस्ट बी चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम कम कर दिया। ये समझ में आया? अगर हम मोल चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे हैं, 100% देयर मस्ट बी चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। सबको पता है? तो देखिए, इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये हमने चेंज अप्लाई किया। प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम किया। इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो, क्योंकि जब हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो मिक्सचर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसको कम करने के लिए उधर जाएगा जहां मोल्स कम हो रहे हैं। सो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम विल शिफ्ट the equilibrium towards lesser number of gaseous moles, क्योंकि प्रेशर से तो सिर्फ गैसेस ही अफेक्टेड होती हैं, लिक्विड या सॉलिड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज इन प्रेशर will shift this equilibrium towards lesser number of gaseous moles. जैसे देखो, N2 plus 3H2 gives 2NH3. What is the effect of pressure? प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम किया, सारी मिक्सचर की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिस्टर्ब हो गया, उसको वापस पहले जितना बनाने के लिए क्या होगा, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज इन प्रेशर, मोर अमोनिया विल बी फॉर्म। रिएक्शन विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड। यही रीजन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए सुटेबल कंडीशन होती है हाई प्रेशर। अगर हम अमोनिया सिंथेसाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज हो जाए, तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। यही है ना के का फॉर्मूला। तुमने प्रेशर इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम कम कर दिया, तुमने वॉल्यूम को कम किया है। इसके फॉर्मूले में अगर हम वॉल्यूम को चेक करें तो 1/v² है और ऊपर आ रहे हैं v/4, यही आ रहा है ना। तो इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब हमने वॉल्यूम को कम किया है, वॉल्यूम कम किया है तो ये रेशो कम हो जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज किया, सॉरी हमने, और वॉल्यूम को हमने कम किया, वॉल्यूम को वापस उस स्टेज पे लाना है तो हमें ऊपर वाली मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तुम ध्यान से देखो, इसमें नीचे के जो 4 वॉल्यूम के टर्म्स थे, v4 ऊपर आ जाएगा और v² नीचे आ जाएगा। जब तुम वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो ये रेशो कम हो जाएगा ना, और k को उसी के बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम मोल्स ऑफ अमोनिया को बढ़ा देंगे जो कि प्रोडक्ट साइड में।
जैसे मोल्स ऑफ अमोनिया बढ़े, ये दोनों कम हुए, इसका इफेक्ट काउंट बैलेंस हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कुछ? कि जब हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ये रेशो कम होने लगेगा, तो उस रेशो को वापस Kc के बराबर लाना है, विल प्रोड्यूस मोर अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। क्लियर? तो एक ही स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। और इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। ऐसे ही अगर हम कहते हैं, ये क्लियर है ना सबको? ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो किधर जाएगा? शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल। यस, शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। इसका हाँ, नहीं ऐसा, इसको एक तरह से ले सकते थे, वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, स्पेस ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा स्पेस के लिए ज्यादा मोल्स बनने लग जाएंगे, बिकॉज मोर स्पेस इज अवेलेबल। तो जब वॉल्यूम ज्यादा, तो ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा। अगर वॉल्यूम कम कर दिया हमने, स्पेस कम हो गई, कम मोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है? अब जैसे कि ये इक्विलिब्रियम है, SO3 गिविंग SO2 प्लस O2 प्लस हीट। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, किस तरफ शिफ्टेड होगा ये? फॉरवर्ड। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कहां जाएगा? बैकवर्ड, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है। इस तरफ एक ही गैसियस मोल है, यहाँ गैसियस मोल ज्यादा है ना, प्रेशर इंक्रीज करने पर उधर जाता है विच हैव लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि प्रेशर का इफेक्ट कितना था, टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, वैल्यू क्या थी। इन वैल्यूज को एडजस्ट करके हो सकता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही ना हो, दो अपोजिट फैक्टर है, तो इट मे बी पॉसिबल। अब बताओ इसमें इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? कुछ होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि गैसियस मोल चेंज ही नहीं हो रहे। अगर डेल्टा एम जी 0 है तो एन इक्विलिब्रियम विल नॉट बी शिफ्टेड। In this case, equilibrium will not be shifted by change in pressure. क्यों? क्योंकि gaseous moles बराबर है। Yes, Kp is Kc. यहां तक आ गया समझ में? तो गैसियस मोल जहां चेंज हो वहां प्रेशर का इफेक्ट आता है। हाँ जी, लिखिए सबने यहां तक।
तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, Kp इज KCRT डेल्टा Ng, याद है? अगर ये गैसियस मिक्सचर है तो तुम्हें पता है इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, PV इज nRT, P will be N by VRT और P will be CRT। अगर P इक्विलिब्रियम प्रेशर है तो C भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन है, तो P इक्विलिब्रियम बाय C एट इक्विलिब्रियम विल बी RT। इस फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जा सकता है, Kp इज KC P इक्विलिब्रियम बाय C इक्विलिब्रियम RT, सॉरी डेल्टा Ng। मान लो क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर ना दिया हो, हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर दिया हो और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन दी हो, तो भी हम Kp Kc का रिलेशन निकाल सकते हैं, लिख सकते हो ये रिलेशन। मान लो किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ, बट इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन दे रखी है और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दे रखा है, तो भी हम Kp Kc को रिलेट कर सकते हैं। क्या बात है? ये इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ये साइन इक्विलिब्रियम का होता है। अभी आज किसी के स्कूल एग्जाम में भी आया था ना कि इक्विलिब्रियम के लिए साइन कौन सा लगाते हैं। जैसे ये साइन किसके लिए लगाते हैं? रेजोनेंस के बीच में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये साइन रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए लगाते हैं। और टॉटोमर्स के बीच में हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया था, क्योंकि टॉटोमर्स के बीच में होता ही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऐसे ये साइन किसके लिए होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है, और ऐसा का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। वेरी गुड, हाँ जी, क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। पहले भी बताया था मैंने, इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। कुछ होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, Kf भी इंक्रीज होगा, Kb भी इंक्रीज होगा, बट दिस इंक्रीज विल बी बाय सेम मैग्नीट्यूड, सो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होता, मतलब कैटलिस्ट डालने से पहले और डालने के बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वही रहेगी। एडिंग कैटलिस्ट डज नॉट चेंज state of equilibrium as well as equilibrium constant. Yes, time of attainment will be less, does not change state of equilibrium as well as equilibrium constant, but equilibrium will be attained in early stages. जितनी ये रेट फॉरवर्ड की इंक्रीज करता है, उतनी ही ये रेट बैकवर्ड रिएक्शन की इंक्रीज कर लेता है। ये क्या चीज लोअर करता है? टाइम लोअर करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट विल डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, EA जिसको कहते हैं हम, it will decrease activation energy for forward as well as for backward reaction by same magnitude. जितना रिएक्शन को स्पीड अप करता है फॉरवर्ड, उतना ही बैकवर्ड को भी स्पीड अप कर देता है। तो वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज जल्दी आ जाती है, बट ना तो स्टेट चेंज होती है, ना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, बट Kf एंड Kb बोथ इंक्रीजेस। अगर Kf डबल हुआ तो Kb भी डबल हो जाएगा, इसीलिए रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ तक क्लियर? हाँ माधव, यशस्वी क्या नाम है? पीछे चले जाओ, एक शिफ्ट कर दो गुंदास, तुम्हारे लिए भी ठीक है बेटा। एक पीछे शिफ्ट कर दो। अब यशस्वी, अब तो कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है ना, तब आवाज नहीं आएगी ना? गुड, हाँ यहाँ तक क्लियर सबको? लिसन, अगला इफेक्ट, और उसको ध्यान से सुनना। ये है इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ, क्या हुआ? नहीं, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। एक इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है, और उसमें हम एक इनर्ट गैस डाल रहे हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन, इस तरह की इनर्ट गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो डाल रहे हैं। तो क्या होगा? दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जैसे कि ये देखें, प्लीज जरा सामने देखिए, PCl5 गिविंग PCl3 एंड क्लोरीन। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन है जहां हमने यहाँ मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मुझे बताओ, जहां एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है वो सिचुएशन क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, कुछ भी डालेंगे इसमें पिस्टन अपने आप ऊपर चला जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाता। ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड वेसल है। इसकी एक चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो सिचुएशन है जिसमें हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, और देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। पहले तो मुझे बताया, दो सिचुएशन समझ में आई? एक में कंटेनर क्लोज्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दूसरे के अंदर मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, कुछ भी चेंज होगा पिस्टन ऊपर चला जाएगा जब तक कि प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर है। पहला केस करते हैं, फर्स्ट वाला, ऐड नाइट्रोजन। यशस्वी, अब क्या बात है? अब कौन बोल रहा है? नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन ऐड किए, नाइट्रोजन ऐड की, क्या वॉल्यूम पे फर्क पड़ा? नो। हमारे यहाँ Kc का फॉर्मूला था, Kc इज concentration of PCl5, मतलब moles of PCl5 by volume, moles of chlorine by volume by moles of PCl5 by volume। वॉल्यूम सेम है तो नाइट्रोजन इस इक्विलिब्रियम में आ भी नहीं रहा इस फॉर्मूले में। तो जब वॉल्यूम सेम है, मोल्स भी PCl5 क्लोरीन वगैरह के सेम है, K की वैल्यू ही चेंज नहीं हुई, इक्विलिब्रियम को कहीं शिफ्ट होना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा Kp is number of moles of PCl3, number of moles of chlorine, सामने देखिए प्लीज, by number of moles of PCl5 into P total by N total delta Ng, which is 1। यही है। अब N total पूरे मिक्सचर के मोल्स, क्योंकि P total भी पूरे मिक्सचर का प्रेशर है, और इतना तुमने पढ़ा है गैसियस स्टेट में, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने नाइट्रोजन डाली, जितने मोल्स नाइट्रोजन के डाले उसके अकॉर्डिंग ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो P/N तो कांस्टेंट ही रहा ना, P/N इज कांस्टेंट, क्योंकि जितने मोल्स बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये रेशो चेंज ही नहीं हो रहा तो इस रेशो को भी चेंज होने की क्या जरूरत है? समझ में आया?
तो केपी और केसी के फॉर्मूले को देख के हमें पता चल रहा है देयर इज नो नीड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. Equilibrium will not be affected if inert gas is added at constant volume. But ऐसा constant pressure पर नहीं होगा. पहले ये वाला केस लिख लो. When inert gas is added at constant volume, it will not change state of equilibrium. K तो वैसे ही change नहीं होता, पर state भी change नहीं होगी. On adding inert gas at constant volume will not change state of equilibrium. Adding inert gas at constant volume will not change the state of equilibrium. Will not change state of equilibrium. ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया. इस फॉर्मूले में वॉल्यूम कांस्टेंट है. देयर इज नो नीड टू चेंज द नंबर ऑफ मोल्स. हम इफेक्ट देख रहे हैं. क्या इनर्ट गैस डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? सपोज हमने डाली तो इस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और सेकेंड वाले में क्या होगा वो देखते हैं हम. देखते हैं डिक्रीज होगा या किस तरफ जाएगा. ये फर्स्ट केस आपने नोट कर लिया. हाँ इधर. अब जरा सेकेंड केस करते हैं. एट कांस्टेंट प्रेशर जब तुम इसमें इनर्ट गैस डाल रहे हो, पिस्टन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऊपर जाएगा. तो एडिंग इनर्ट गैस विल इंक्रीज वॉल्यूम. टू मेंटेन प्रेशर. ये चीज समझ आ गई. इनर्ट गैस हमने डाली, पिस्टन ऊपर हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया तो के का रेशियो डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? विच है मोर नंबर ऑफ मोल्स. जब हमने ये फॉर्मूला केसी का था, मोल्स ऑफ PCl3 बाय V, मोल्स ऑफ क्लोरीन बाय V, मोल्स ऑफ PCl5 बाय V. तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो ये रेशियो कम हो जाएगा ना, क्योंकि नेट जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है? PCl3 के मोल्स, क्लोरीन के मोल्स. एक वॉल्यूम कैंसल, एक वॉल्यूम तो रहेगा ना. तो जब हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, के कम होने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ हम कह सकते हैं एडिंग इनर्ट गैस विल इंक्रीज द वॉल्यूम टू मेंटेन द प्रेशर, सो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड towards more number of moles, ताकि ये ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ है उसके अंदर ये मोल एडजस्ट हो जाए. Increase in volume will shift this equilibrium towards more number of moles. इसका मतलब इनर्ट गैस डालने का इफेक्ट कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ना. इस सिचुएशन पे भी आ जाते हैं. जब तुमने इनर्ट गैस डाली, एन टोटल तो इंक्रीज हो गया, बट पी टोटल तो चेंज ही नहीं हुआ, तो रेशियो डिस्टर्ब हो गया ना. तो जब ये इंक्रीज हो रहा है और ये के की वैल्यू कम होने लगेगी, तो ऑब्वियसली दोनों ज्यादा हो जाएंगे. इक्विलिब्रियम अपने आप उस तरफ गया ना जहाँ ज्यादा मोल्स थे. इस फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है ना कि यहाँ P बाई एन कॉन्स्टेंट नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स टोटल बढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम में, पर P तो कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है. तो K को वापस से वही लाने के लिए दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड.
यहाँ केपी और केसी सेम रहेंगे, उनको डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। केपी और केसी चेंज एक ही स्टेट में होते हैं जब हम क्या चेंज करते हैं, टेम्परेचर। आगे समझ, ये जितने एग्जाम्पल अभी मैंने बताए ये सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के थे। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम होता तो उनपे क्या इफेक्ट पड़ता। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो फिजिकल इक्विलिब्रियम के। यहां तक क्लियर है सबको? इनर्ट गैस डालने का कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज आता है। कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज किस तरफ जाता है? इनर्ट गैस डालते ही इक्विलिब्रियम उधर जाएगा विच है मोर नंबर ऑफ मोल्स। अब जैसे कि मान लो ये वाला इक्विलिब्रियम होता, मान लो इसमें लिखा होता एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर will shift this equilibrium in which direction? Backward. Will shift this reaction to backward direction. क्योंकि जैसे इनर्ट गैस डाली, कांस्टेंट प्रेशर पर डाली, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जहां मोल ज्यादा है, मतलब बैकवर्ड जाएगा। ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा मोल्स की तरफ ले जाएगा ताकि कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो बैलेंस हो सके। कोई भी इक्विलिब्रियम तुम्हारे सामने दिया हो, कंडीशंस दी होंगी, उसको देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि इस कंडीशन से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। पहले वाला अच्छा ये बताएं तो लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं फिजिकल पे आती हूँ। एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट किस तरफ शिफ्ट होगा? ये नो शिफ्टिंग। एक सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब पहले ही पढ़ा हुआ है। तो एडिंग सॉलिड विल नॉट शिफ्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एडिंग सॉलिड विल नॉट शिफ्ट extent of equilibrium. More number of moles, इधर 1 मोल है, इधर 1.5 मोल है। Adding inert gas at constant pressure will shift this equilibrium towards more number of moles. बस ये चीज याद रखिए। लॉजिकली अगर सोच दिमाग लगा के इसका रीजन के साथ करोगे तो फिर स्टेटमेंट भूलेगी नहीं। वॉल्यूम ज्यादा किया, इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां ज्यादा मोल्स। चले तो अगला आता है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व कर रहे हैं हम वाटर में। एक सॉलिड को जब डिसॉल्व करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही कब करेगा? जब सॉल्यूशन में क्या हो, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका हो। डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। प्रेशर का इफेक्ट इस पे नहीं होगा, नो गैस इज इन्वॉल्व। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ज्यादा डालने का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा डालेंगे नीचे सेटल हो जाएगा। इफेक्ट सिर्फ किसका होगा? टेम्परेचर का। अब मान लो 25 डिग्री पर solubility of ammonium chloride is suppose 30 moles per liter है at equilibrium। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया?
कि 25 डिग्री पर सपोज 30 मोल्स अमोनियम क्लोराइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब हमने इसका टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया। सॉल्युबिलिटी पहले से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, उस नए इक्विलिब्रियम पर अमोनियम क्लोराइड पहले से ज्यादा डिसॉल्व होगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी पहले से ज्यादा होगी। Solubility will be increased because forward reaction is endothermic. Because forward reaction is endothermic. क्या था? ये आ गया समझ में? अगर किसी कंपाउंड का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जब भी वो इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी ज्यादा सॉलिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आई? इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक with increase in temperature solubility of the salt will be increased because forward reaction is endothermic, reaction will be shifted forward, ज्यादा अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में जाएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? कितना अमाउंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अगर पहले इतना डिसॉल्व था तो अब ऑब्वियसली उससे ज्यादा डिसॉल्व रहेगा। अनडिसॉल्व जो सॉलिड ऐसे पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, राइट? दूसरा एग्जांपल करते हैं। NaOH बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी इसकी क्योंकि हाईली सॉल्युबल है, पर कभी ना कभी हर सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम तो आता ही है ना। इसका डेल्टा H नेगेटिव है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। मतलब NaOH पहले से कम डिसॉल्व होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर will shift this equilibrium to backward direction. क्योंकि अब फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है। बैकवर्ड मतलब अब कम सोडियम आयन OH आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। ये पॉइंट समझ में आया? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट ईयर टॉपिक है पूरा सॉल्यूशन, उसमें एक पूरा टॉपिक सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही है। तो वो इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी का मतलब जब इक्विलिब्रियम आया उस टाइम पर कितना सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ। अगला एग्जांपल करते हैं हम। जब प्रेशर का इफेक्ट आ रहा हो, यहां तक क्लियर है? दूसरा है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम या लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ये बेटर होगा कहना। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, पहला वाला तो सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉल्यूशन वाला था। लिक्विड टू वेपर, अब प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ना। इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा इसको? इंक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड करेगा, बैकवर्ड करेगा? इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम है ना? नहीं, प्रेशर इंक्रीज किया या वॉल्यूम कम किया, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जब कम वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। अब तुम देखो लिक्विड और वेपर में से किसका वॉल्यूम कम होता है? लिक्विड का कम होता है, वेपर तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम विल शिफ्ट दिस टू लिक्विड, टुवर्ड्स लिक्विड।
दैट इज बैकवर्ड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस कंडेंस होगी, जो वेपर्स है वो कंडेंस होगी। कंडेंस होगी मतलब किस तरफ जाएगी? लिक्विड की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां कम वॉल्यूम की जरूरत हो, क्योंकि हमने वॉल्यूम कम कर दिया है मिक्सचर की। हाँ ऑब्वियसली। इसके अलावा देखिए, अगर ये हमारा वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम होता और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते, तो इक्विलिब्रियम किधर जाता? ऑब्वियस है फॉरवर्ड जाता, क्योंकि वाटर से स्टीम की तरफ एंडोथर्मिक प्रोसेस है, शिफ्ट टू फॉरवर्ड। एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? अगर प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तुम देख ही रहे हो, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम इधर जा रहा है, मतलब अब वेपर कंडेंस हो रही है, बॉयल नहीं हो रही। तो अब उसको बॉयल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा फैक्टर लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये फॉरवर्ड जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर हमें बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, विद इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बिकॉज रिएक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स बैकवर्ड। Increase in pressure will shift this increase in pressure will increases boiling point. Increase in pressure will increase boiling point of liquid. क्योंकि जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम कंडेंसेशन वाली साइड में चला गया, तो अगर हम बॉईल करवाना चाहते हैं तो हमें पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो फॉरवर्ड जाए। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगला वाला, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तुम कहोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, अगर हम इसका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? सॉलिड मेल्ट होगा या फ्रीज होगा? मेल्ट होगा ना। अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड, शिफ्टेड फॉरवर्ड टुवर्ड्स मोर वॉल्यूम। यही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड इज मोर। बिल्कुल यही था इसका मेन जो डिफरेंस है। कोई भी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो, अगर हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां ज्यादा वॉल्यूम हो, दैट इज टुवर्ड्स लिक्विड। लेकिन यह है आइस वाटर इक्विलिब्रियम, जहां वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर। केज लाइक स्ट्रक्चर है ना। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं,
तो आइस की मेल्टिंग होगी या फ्रीजिंग होगी वाटर की? मैं कंडीशन देखो जरा, मैंने सेकंड केस में कंडीशन चेंज कर दी ना, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम किया, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? जहां कम वॉल्यूम हो। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम। पहले वाले था वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, तो उधर जाएगा विच है मोर वॉल्यूम, और लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ आइस वाटर इक्विलिब्रियम एक यूनिक इक्विलिब्रियम है जहां सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विड का वॉल्यूम कम है। तो इस केस में क्या होगी? मेल्टिंग ऑफ आइस। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया ना। एक मिनट, जरा समझने वाला है ये वाला केस। जब हमने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हुआ? फॉरवर्ड। मतलब आइस अब मेल्ट होना शुरू हो गई, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तभी मेल्ट होना शुरू हो गई। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट हो गई प्रेशर इंक्रीज करने पर। बट ऐसा पहले केस में नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड स्टेट से ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की फ्रीजिंग होगी। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया कि अब आइस जो है उस कंडीशन पर मेल्ट होना शुरू हो गई। पहले तो बराबर थे ना, पर अब ये रिएक्शन किस तरफ जा रही है? फॉरवर्ड। मतलब आइस मेल्ट होने लग गई। जब मेल्टिंग पॉइंट होता है उस टाइम पर हम कहते हैं ना फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर जा रही है, पर अब रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही है। फॉरवर्ड जा रही है मतलब क्या हो गया? आइस मेल्ट होने लग गई, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम हो गया, तभी तो सारी मेल्टिंग इस तरफ जाने लग गई। ये पॉइंट समझ में आया कि प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है? बैकवर्ड। बट आइस वाटर इक्विलिब्रियम किस तरफ जा रहा है? फॉरवर्ड। एक बार फिर से लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन और तुम मिस्टेक करते हो। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन solid liquid equilibrium will shift the equilibrium towards backward direction. That is towards less occupied volume, as volume of solid is lesser than liquid. प्रेशर का इफेक्ट ये होता है सॉलिड पर, बट इन आइस वाटर इक्विलिब्रियम volume of solid ice is less than liquid water due to its cage-like structure. तो जिधर वॉल्यूम कम ऑक्यूपाइड हो इक्विलिब्रियम को तो उधर ही जाना है। तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड नहीं, किधर जाएगा? फॉरवर्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हाँ सॉरी, मोर is more than the liquid water. So ice water equilibrium will be shifted forward with increase in pressure. मतलब आइस की मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा और आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग।
आई थिंक ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा काफी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन, इसमें, इस पार्ट में, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में? हाँ, अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो जरा ये बताएं, ये इक्विलिब्रियम है, एडिंग HCl इसको कहां शिफ्ट करेगा? ये एक इक्विलिब्रियम है, प्लीज ध्यान से देखें। इसमें अगर हमने HCl डाला तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा और क्यों होगा? टेम्परेचर तो है ही नहीं ना। हाँ, कोई भी इधर। हाँ, ऑब्वियसली फॉरवर्ड, क्यों? क्योंकि एसिड क्या करेगा, यहां से OH को बाहर निकालता रहेगा, नहीं? प्रोडक्ट साइड में OH आयन है, जैसे ही हमने एसिड डाला H+ आयन OH आयन से कंबाइन होकर वाटर बना देंगे, तो एक प्रोडक्ट मिसिंग है ना। जब भी कोई प्रोडक्ट मिसिंग हो तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? फॉरवर्ड। सो एडिंग HCl विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कोई चीज डाल रहे हैं या प्रेशर का ही चेंज कर रहे हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम OH कुछ भी नहीं डाला हमने, कुछ और तीसरी चीज डाल दी। तो तुम्हें वो देखना है कि वो जो डाला है वो इनमें से किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ वही, तो हम एसिड डाल रहे हैं, प्रोडक्ट में बेस है, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, OH निकलता जाएगा, प्रोडक्ट इज मिसिंग, दिस विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, इधर क्लियर हुआ? ये था हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब एक और पॉइंट हम करते हैं। तुमने हमेशा पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये कहते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उसका मतलब क्या है बताती हूँ अभी। यहां तक नोट कर लिया तुमने? हाँ, पर वो मतलब कहाँ आता है, ये टर्म कहाँ आती है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। सुनना इसको ध्यान से। तुम्हें पता है बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सबको पता है? तो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनकी एनहाइड्रस फॉर्म या सेमी हाइड्रेटेड फॉर्म का इक्विलिब्रियम अपने सॉलिड स्टेट के साथ होता है। कुछ वाटर सरफेस पर वेपोराइज फॉर्म में होते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब सरफेस पर कुछ वैलेंसीज फ्री होती है ना, सरफेस जो है सॉलिड की, उसकी सरफेस पर वाटर जो है अपने ही वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस प्रेशर को हम सॉलिड का वेपर प्रेशर कहते हैं। पहले तो बताओ ये पॉइंट समझ में आया? तो डेफिनेशन लिख लो। In crystalline inorganic salt having water of crystallization, crystalline inorganic salt, ऑर्गेनिक में नहीं होते, crystalline inorganic salt having water of crystallization are known as hydrates। और हम हाइड्रेट्स की ही बात करेंगे। हाइड्रेट्स जैसे कि कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से तुम्हें याद है 4 वाटर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है एंड 1 वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। 4 वाटर क्रिस्टलाइन कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है, ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, 1 वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बात है नहीं? अगर हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड .2H2O, तो इसके सारे ही वाटर मॉलिक्यूल्स वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू ट्रैप्ड हैं, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बेरियम का साइज इतना बड़ा है कि वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस।
तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में रखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट में 3 तरह से होल्ड हो सकते हैं, या तो वैंडरवाल फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डेड, या कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, या दोनों तरह से। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एक्चुअली क्या है? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर vapors at which both the solid form coexist. Both the solid form coexist. और ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। जैसे इस रिएक्शन का Kp क्या होगा? प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू पावर 5, ये होगा ना। तो जब इतना प्रेशर इस इक्विलिब्रियम में है, P वाटर इस इक्विलिब्रियम में है, तब ये दोनों फॉर्म एक साथ इस मिक्सचर में एग्जिस्ट करेंगे। किस प्रेशर पर ये एग्जिस्ट करेंगी, किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेंगी, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है उस टेम्परेचर पर। तो ये जो P ऑफ वाटर है, इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहेंगे, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं। वो सॉलिड जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, उसकी सरफेस पर सॉलिड स्टेट में जो वाटर प्रेजेंट है और गैसियस फेज में जो वाटर प्रेजेंट है, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और उस इक्विलिब्रियम पर जितना प्रेशर होगा वो उस सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा। आया समझ में? इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो हमने कॉपर सल्फेट .5H2O लिया, एक मिनट इधर, और हमने उसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जिसमें वाटर वेपर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। हमने CuSO4.5H2O लिया, उसका जो भी वेपर प्रेशर है हमने एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जहां वाटर वेपर्स का प्रेशर इससे ज्यादा है, तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब उसका कलर और ब्लू होता जाएगा, क्योंकि अब जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जो कि व्हाइट होता है, वो एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर को कंबाइन करके बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। क्योंकि अगर हमने ये ज्यादा कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर गया? बैकवर्ड। अगर मान लो ये वेदर ड्राई होता, जहां पर वाटर वेपर का प्रेशर कम होता, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड हो जाता? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड हो जाता। तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिपेंडिंग ऑन एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्यों? जिस एटमॉस्फेयर में हमने इसको रखा है वहां भी तो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वहां उस मॉइस्चर का वेपर प्रेशर क्या है? अगर वो ज्यादा है इससे, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, कम है तो ये फॉरवर्ड जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो जैसे तुम कहते हो ना कि ये सॉलिड इफ्लोरिसेंट है, नाम सुना है? कुछ केमिकल इफ्लोरिसेंट होते हैं, कुछ केमिकल डेलिक्विसेंट होते हैं, कुछ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नाम नहीं सुने कभी? चलो कोई बात नहीं। हाइग्रोस्कोपिक which absorb moisture, एक कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक है, कहने का मतलब उसका वेपर प्रेशर इतना कम है। जो हाइग्रोस्कोपिक है वो क्या करेगा? उसका प्रेशर कम है, जब ऐसे किसी भी एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो वहां से वो वाटर वेपर्स को लेता रहेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और इफ्लोरिसेंट, इसके अंदर इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि जिस एटमॉस्फेयर में भी जाएगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा और ये अपने मॉलिक्यूल उसको देता रहेगा। जो बाहर एटमॉस्फेयर है वहां प्रेशर कम है, तो उस प्रेशर कम होने की वजह से ये क्या करेगा? अपने से और प्रेशर जनरेट करेगा, मतलब अपने वाटर मॉलिक्यूल को और रिलीज करेगा, रिलीज वाटर। और डेलिक्विसेंट क्या होता है? बट डिसॉल्व हो जाता है। इसका भी वेपर प्रेशर इज लो,
तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के जिस एटमॉस्फेयर में रखेगा उस एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इट एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व इन इट एंड गेट डिसॉल्व. इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है. डेलिक्विसेंट कंपाउंड होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे NaOH है, ये डेलिक्विसेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है और उसमें डिसॉल्व भी हो जाता है. हाइग्रोस्कोपी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करता. एफ्लोरेसेंट लूज कर देता है. हाइग्रोस्कोपिक जैसे कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, वाटर एब्जॉर्ब करके CaCl2.2H2O बना देगा. फ्लोरिसेंट वॉशिंग सोडा वगैरह है ना, Na2CO3.10H2O, ये फ्लोरिसेंट है, अपने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं. तो याद रखिएगा, जब भी कोई सॉलिड अपनी एनहाइड्रस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे. उन वाटर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या है वो डिसाइड करता है उसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट, और वो Kp के अकॉर्डिंग होगा. किसी एक टेम्परेचर पर Kp की जितनी वैल्यू है उतना ही उस सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा. नहीं, बॉइलिंग नहीं, सिर्फ सॉलिड और वेपर्स के बीच में हम बात कर रहे हैं. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने रखा हुआ है, कुछ बॉईल नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी एक टेम्परेचर पर उसको रखा है, तो डेफिनेटली वहां पर एक इक्विलिब्रियम जरूर होगा. कुछ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस वाले बाहर गए होंगे और सम एनहाइड्रस कंपाउंड मस्ट बी देयर, पूरा का पूरा हाइड्रेटेड नहीं होगा. अब केमिकल का लास्ट टॉपिक है हमारा फ्री एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक्स में फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम का एक रिलेशन हमने किया था, बताओ क्या था. इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होती है. लिसन 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 लिसन, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तो उसको क्या कहते हैं हम, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है. जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तो हम कहते हैं रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस. जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, कुछ देंगे तो वर्क होगा. लेकिन जब डेल्टा जी 0 होती है तो तब होती है इक्विलिब्रियम. तब रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड है उतनी कहां हो रही है, बैकवर्ड, इसलिए वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फ्री एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. फ्री एनर्जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं पता इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं. Gibbs free energy is a true measure of chemical affinity. Under constant temperature and pressure. किसी भी रिएक्शन में for a given reaction delta G is the G of product minus G of reactant. और क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू G की पता नहीं है, क्योंकि याद करो G को हमने डिफाइन किया था H प्लस TS, गिब्स-एल्बोज इक्वेशन. तो जब H की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो G की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता होगी. इसीलिए हम क्या करते हैं, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्टा GF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा GF ऑफ रिएक्टेंट. GF को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन. हेसेस लॉ से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था. जब हम इसमें नॉट लगा देते हैं उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा G नॉट क्या होता है, गिव्स एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. गिव्स एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन.
delta G naught, it is gives energy under standard condition. स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है 1 बार प्रेशर. ये किया था हमने. डेल्टा जी को एक और तरह से हमने डिफाइन किया था, इट इज द नेट यूजफुल वर्क दैट इज ऑब्टेन इन द रिएक्शन. ये भी कहा था हमने, डेल्टा जी इज द नेट यूजफुल वर्क. अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, वर्क शुड बी डन ऑन द रिएक्शन, तो इसका मतलब रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ रही है. मतलब ये रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. एक मिनट, कुछ समझ में आया? ये स्लाइड लिखने की जरूरत तो नहीं है. तो अब शुरू करो जो मेन हमने करना है. दैट if delta G is positive, some work should be done on the reaction. That is, जो भी रिएक्शन या प्रोसेस है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो रही. रिएक्शन तभी जाएगी जब when net work is done on the reaction. If delta G is negative, work is done by the process. That is, it is spontaneous. और रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती रहेगी टू अकम्प्लिश द नेट वर्क. प्रोसेस ने वर्क करना है तो अपने आप होती जाएगी, वो करती जाएगी काम. एंड दिस रिएक्शन विल बी फार्दर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट तो अचीव ही नहीं हो पाएगी ना अगर रिएक्शन आगे की तरफ ही चलती जा रही है. तो व्हेनेवर डेल्टा जी इज नेगेटिव, दिस प्रोसेस विल बी फार्दर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट and it will be spontaneous. But if delta G is 0, net work done is 0. No net work is done. And this is the state of equilibrium. A state of equilibrium. ना सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ना सिस्टम वर्क कर रहा है. नेट गेन और लॉस 0 है, तो स्टेट को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम स्टेट. डेल्टा जी का नेगेटिव होना इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस. अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो रही, दैट विल ड्राइव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव है, रिएक्शन हो ही नहीं रही, ऑलवेज इट रिक्वायर सम ड्राइविंग फोर्स. और जब ये 0 है, इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर रेट से हो रही है, और ये हो गई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन जो फ्री एनर्जी है. डेल्टा जी नॉट जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, प्रेशर 1 बार हो गया, उस टाइम पर डेल्टा जी, ठीक है. अब अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना? तो हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जो शुरू में हमने ली, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन. अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालते हैं तो उसके लिए एक इक्वेशन दी जाती है. डेल्टा जी नॉट तो फिक्स्ड है इसका, डेल्टा जी नॉट इज फिक्स्ड, बट अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हमें डेल्टा जी निकालना है तो दिस विल बी RT/ln रिएक्शन कोशिएंट जो भी मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अलग अलग कंसंट्रेशन है. स्टैंडर्ड स्टेट है ही नहीं. स्टैंडर्ड स्टेट में तो 1 बार प्रेशर 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं. यहाँ पर अदर देन स्टैंडर्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड स्टेट का डेल्टा जी है उसमें ऐड कर देते हैं RT/ln रिएक्शन कोशिएंट. ये रिएक्शन डिराइव कैसे करनी है वो नहीं है अभी तुम्हारे कोर्स में. और इसको ln को लॉग बेस में चेंज करते हैं तो 2.5
303 RT log रिएक्शन कोशेंट, क्यों लिख दिया मैंने यहाँ रिएक्शन कोशेंट, जो कि दैट विल कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द रिएक्शन, है ना। तो रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ ज्यादा हो रहा है या प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, तो रिएक्शन कोशेंट है जब इक्विलिब्रियम नहीं आया, ये तब वाली स्टेज है। डेल्टा जी विल बी डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट तो रहेगा ही ना, ये तो वो एक स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू थी जो कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, और कोशेंट Q विल बी के, ये के पी भी हो सकता है या के सी भी हो सकता है। अगर गैसियस मिक्सचर है तो के पी, अगर ये लिक्विड मिक्सचर है तो के सी। जब इक्विलिब्रियम आया, हाँ जी, डेल्टा जी 0 हो गया, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये कोशेंट की जगह हम के लिख देंगे। इस फॉर्मूले में डेल्टा जी को हमने 0 कह दिया और इस कोशेंट को हमने क्या कह दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है, राइट। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा जी नॉट इज माइनस RT ln के, ये स्लाइड लिख ली सबने। सो डेल्टा जी नॉट इज माइनस RT ln के, ये देखो जरा कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से भी डेल्टा जी निकाल सकते हैं या डेल्टा जी से भी के निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस 2.303 RT log के, या log k will be minus delta g naught by 2.303 RT। या k will be 10 raised to power minus delta g naught by 2.303 RT। जब हम log को हटाते हैं, log बेस 10 पर बेस्ड है ये, तो इसका एंटी लॉग करेंगे और ये आ जाएगा 10 raised to power दिस वैल्यू। यहां से तुमने एक चीज नोटिस की होगी, क्या, when delta g naught is negative, log k will be positive, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है इसकी, k विल बी 10 रेज टू पावर x, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और k 10 रेज टू पावर x आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कितनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट की अफिनिटी ज्यादा है प्रोडक्ट बनाने की, लिख लीजिए स्टेटमेंट। और हम कहते भी यही हैं, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तो हम क्या कहते हैं, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी जरा इंटरप्रिटेशन लिख लें, इफ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव then k will be 10 raised to power something, प्लस में ही आएगी वो, it shows that reaction is more shifted in forward direction। if delta g is negative, log k will be positive and k will be 10 raised to power positive value, it shows that reaction is more in forward direction, reactant have more affinity to give product। इसी तरह से अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो log k क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और k की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगी। 10 रेज़ टू पावर माइनस x का मतलब k इज टू लेस, अगर k कम है तो प्रोडक्ट कम है, रिएक्शन बैकवर्ड। किसी एक टेम्परेचर पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है तो k की वैल्यू भी फिक्स्ड ही होगी ना। तुम देखो जरा इसमें, किसी एक टेम्परेचर पर डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट है, r तो पहले ही कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू भी उस टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगी। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे डेल्टा जी नॉट भी चेंज हो जाएगा, k भी चेंज हो जाएगा।
यहां तक क्लियर हुआ? तुम्हें याद होगा यहाँ तक सबने लिख लिया ना? थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक फॉर्मूला और किया था, डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, याद है? ई नॉट क्या था? सेल का टोटल वोल्टेज जितना हमें मिला। अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लगा दें माइनस आर टी एल एन के, तो हम डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल लगा दें, तो हमारे पास लॉग के का एक फॉर्मूला और आ गया, आर टी बाई एन एफ लॉग के, सॉरी लॉग करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2.303 से, ई नॉट ऑफ सेल 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं डेल्टा जी नॉट का। तो अगर हमारे पास डेल्टा जी नॉट नहीं दिया हुआ, ई नॉट दिया हुआ है, सेल का वोल्टेज दे रखा है कि सेल से इतनी वोल्टेज मैक्सिमम मिल सकती है, तो वो जो रिएक्शन है अगर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो उसके के की वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल सकते थे। ये कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट होता है, फेराडेज कांस्टेंट कहते हैं इसको, जो 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगर ये सारी वैल्यूज लगा देते और ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते तो 0.059 समथिंग आता है। फॉर्मूला और भी आसान हो गया। 25 डिग्री जो कि रूम टेम्परेचर होता है, नेक्स्ट ईयर करोगे इक्विलिब्रियम, इसमें आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आर की वैल्यू अगर हम 0.082 ले लें, टी की वैल्यू 298 ले लें, फेराडे 96,500 कूलम ले लें, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है 0.059 बाय एन। एन यहाँ क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन गिवन रिडॉक्स। क्योंकि ई नॉट की बात कर रहे हैं तो हम ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है किसी सेल में, उसी की बात कर रहे हैं। एक नया रिलेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब तुम सेल के ईएमएफ के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये रिलेशन आएगा किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब तुम देखो अगर के ज्यादा है तो ई नॉट भी तो ज्यादा है, मतलब रिएक्शन किधर हो रही है? फॉरवर्ड, तभी तो हमें वोल्टेज मिल रही है। अगर के कम होता तो ये ई नॉट, मतलब के कम होता, लॉग के 10 माइनस समथिंग होता, तो ये वैल्यू माइनस आ जाती, ई नॉट माइनस आ जाता। माइनस का मतलब इससे हमें वोल्टेज नहीं मिलने वाली, हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी। जब ई नॉट नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? बैटरी से कनेक्ट करके इतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। जब ई नॉट पॉजिटिव है इसका मतलब हमें वो वोल्टेज मिल रही है। तो अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अपने आप जा रही है, तो ई नॉट पॉजिटिव होगा ना। अगर रिएक्शन को रिवर्स करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, कंबशन होता है हाइड्रोजन का, लेकिन वाटर वापस डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दे तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, मतलब वाटर को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है, तब वाटर इलेक्ट्रोलाइज होता है। इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ई नॉट पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड। ई नॉट नेगेटिव का मतलब रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड, और वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आज खत्म हुआ। अब तुम केमिकल इक्विलिब्रियम की असाइनमेंट सारी कंप्लीट कर लोगे नेक्स्ट मंडे तक, तब तक तो हो जाएगा। उसकी मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, प्लस हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्विलिब्रियम।